गीता देवी शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश जी की पत्नी थी, जिनका शहर में बहुत तरह का व्यवसाय था और वह शहर के अमीरों में गिने जाते थे। गीता देवी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा दिनेश था, उसके बाद बेटी राधा और उसके बाद सबसे छोटा बेटा विशाल था। गीता देवी ने तीनों बच्चों को पढ़ाने में बहुत जोर लगाया था। गीता देवी ने शुरू से अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था और उनके तीनों बच्चों ने एमबीए किया था। बेटी ने तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली थी, पर दोनों बेटे अपने पापा के बिजनेस में ही शामिल हुए, क्योंकि गीता देवी के पति का बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस फैला हुआ था, पर वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए वह चाहते थे उनके दोनों बेटे अपने नए नए तरीकों से उनके बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसीलिए गीता देवी ने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था, पर बेटी को तो विदा करना था, इसीलिए उसे अपने बिजनेस में वह शामिल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से काबिल ज़रूर बनाया था। अब सब बच्चों की शादी की उम्र हो रही थी। सबसे पहले गीता देवी ने अपनी बेटी की शादी करने की सोची। गीता देवी दिमाग से बहुत ही तेज तर्रार किस्म की महिला थी और खुद को बहुत शातिर समझती थी। गीता देवी का सोचना था कि उनकी बेटी की शादी उन्हें ऐसे घर में करनी है यहाँ उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो और वह महारानी बनकर अपना जीवन यापन करे। किसी भी तरह का कोई दबाव मेरी बेटी के ऊपर ना हो। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया था और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी। गीता देवी को पता था कि परिवार में साथ रहने पर सास ससुर और बेटे बहुएं में विवाद होते ही रहेंगे और मेरी बेटी को मुझे इन सब तकलीफ़ों से दूर रखना है और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी एक सुकून की ज़िंदगी जिए। पैसों की कमी तो थी नहीं, ऊपर से बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर थी। गीता देवी ने एक इंजीनियर लड़के से अपनी बेटी की शादी फाइनल कर दी, अच्छा खासा दहेज दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि बेटी और दामाद दूर के किसी शहर में रहेंगे। घर वालों से, माँ बाप, भाई बहन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। साथ ही साथ गीता देवी को यह रिश्ता अपनी बेटी राधा के लिए इसलिए भी इतना ज़्यादा पसंद आया क्योंकि लड़के की माँ नहीं थी। तो गीता देवी तो ऐसे ही खुश हो गई कि मेरी बेटी को सास की तानाशाही कभी भी नहीं सहनी पड़ेगी। काफ़ी आगे की सोचकर चल रही थी वह और उन्होंने बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने पति के साथ दूसरे शहर में आराम की ज़िंदगी बिता रही थी। ससुराल से उसे कोई लेना देना नहीं था। ससुराल में सास थी नहीं, 2 जेठ जेठानी थे और ससुर जी और गीता देवी की बेटी राधा को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। यदि सास होती तो शायद कभी उसे ससुराल में रहना भी पड़ता, पर उस ओर से भी वह मुक्त थी। अब गीता देवी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। वह जब भी अपने मायके आती, ससुराल सिर्फ मेहमान बनकर जाती और वापस मायके में आ जाती। ससुराल में राधा को कभी रहना नहीं पड़ा और ससुराल में रहने के लिए उस पर कोई दबाव भी नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई साथ नहीं था। गीता देवी ने यही तो चाहा था अपनी बेटी के लिए कि उनकी बेटी को किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो और वह आत्मनिर्भर रहे, ताकि यदि कभी कोई परेशानी हो भी जाए तो कोई ससुराल वाला उसके ऊपर हावी ना हो पाए। अब गीता देवी ने अपने बड़े बेटे दिनेश की शादी करने के बारे में सोचा। गीता देवी का दिमाग अलग लेवल पर चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जैसी उनकी बेटी है, अगर इस तरह की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की को घर की बहू बनाकर ले आएंगे तो वह उनके दबदबे में कभी नहीं रहेगी। और गीता देवी का तो यही सोचना था कि जो भी उस घर में बहू बनकर आए वह जिंदगी भर उनकी और उनकी बेटी की जी हजूरी करे और कभी अपनी जुबान उनके आगे ना खोले।
और साथ ही साथ उसके मायके वालों की हैसियत उनसे काफ़ी कमतर हो, क्योंकि अगर मायके की हैसियत भी उन्हीं के बराबर होगी तो वह कभी भी उनके दबाव में नहीं रहेगी और उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा। क्या पता वह उनके बेटे को लेकर अलग भी हो जाए। इसीलिए काफ़ी सोच विचार कर गीता देवी ने अपने से बहुत कम पैसे वाले घर में अपने बेटे की शादी तय की। लड़की की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई थी, उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। लेकिन इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख लड़की के माता पिता ने सोचा हमारी लड़की के तो बाग ही खुल गए और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। और इस तरह से दिनेश की शादी एक कम पढ़ी लिखी सीधी सादी लड़की बरखा से हो गई। गीता देवी ने यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। अब बात बात पर गीता देवी बहू को ताना मारती थी और बरखा चुपचाप सारे तानों को सुनती थी और कोई जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह बहुत सीधी थी। वह मायके से उतनी उम्मीद नहीं थी जितना उसका ससुराल था। पढ़ी लिखी भी वह ज़्यादा नहीं थी। गांव के सरकारी स्कूल से ही उसने पढ़ाई की थी, तो इंग्लिश में भी उसकी कोई खास अच्छी नहीं थी। और यहाँ गीता देवी की बेटी, जो कि हर 3 महीने पर मायके का राउंड करने आती थी, माँ बेटी ने मिलकर बड़ी बहू बरखा का जीना दुश्वार कर रखा था। बात बात पर गीता देवी बहू को ताने मारती और ननद राधा बात बात पर अपनी भाभी बरखा का मजाक उड़ाती थी। दोनों हर काम अपने हिसाब से करवाती रहती थी। पूरा दबदबा बनाकर रखा था माँ बेटी ने बरखा पर। बेटी के आने पर माँ बेटी मिलकर बड़ी बहू बरखा का मजाक उड़ाती थी। कभी बरखा की ननद राधा बरखा के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाती, तो कभी बरखा को इंग्लिश नहीं आती इस बात का मजाक उड़ाती। कुल मिलाकर बरखा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। बरखा का पति दिनेश यह सब कुछ पसंद नहीं करता था, लेकिन जब भी वह कुछ बोलता तो माँ गीता देवी, बहन राधा, भाई विशाल और पिता मुकेश जी सब मिलकर दिनेश को उल्टा सीधा बोलने लगते और बोलते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। गीता देवी ने बहुत सोच समझकर सारे कदम उठाए थे। अपनी बेटी को तो इतना काबिल बनाया था कि वह कभी किसी के ऊपर आश्रित ना हो। साथ ही सोच समझकर उसकी शादी की थी ताकि उसके ऊपर कभी ससुराल का दबाव ना पड़े। और साथ ही साथ बहुत तगड़ा दहेज भी दिया था ताकि अगर कभी कुछ ऐसा हो भी तो उनकी बेटी पलटकर तगड़ा जवाब दे सके। और बहू ऐसी लेकर आए थे जिसके ऊपर वह सब जीवन भर हुक्म चला सके और उनकी बेटी भी हुक्म चला सके। साथ में देवर भी जब तब भाभी को कुछ भी बोल देता था। उसकी नज़र में भी भाभी की कोई हैसियत नहीं थी, पर दिनेश की तो वह जीवन साथी थी। लेकिन वह कुछ भी बोलता तो घर में बहुत बड़े कलह का कारण बन जाता। और बरखा के माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि बरखा के ससुराल वालों पर कोई दबाव बना सके। उनकी तो बरखा के ससुराल वालों के आगे कोई हैसियत थी ही नहीं, इसीलिए वह मजबूर थे। और बरखा ने भी उन्हें मना कर रखा था, क्योंकि वह जानती थी अगर वह लोग बीच में पड़ेंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी। और कुछ भी हो, दिनेश तो बरखा को बहुत चाहता था, इसीलिए बरखा खुश थी कि चलो मेरा पति तो मुझे प्यार करता है। और इसी बात से बरखा के माता पिता भी संतुष्ट थे। और उन्हें पता था कि परेशानियां तो हैं, लेकिन पति हर कदम पर बरखा का साथ देगा तो कुछ दिनों में समस्याएं समाप्त हो ही जाएंगी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। और अब गीता देवी के छोटे बेटे विशाल की शादी की बात चलने लगी और गीता देवी ने अपने दिमाग के घोड़े को फिर दौड़ाया और सोचा दूसरी बहू को भी उन्हें इसी हिसाब से लाना पड़ेगा ताकि वह भी उनके काबू में रहे। और जिस तरह से बरखा को इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है, इसी तरह से छोटी बहू को भी वह बंधुआ मजदूर बनकर रखेगी
ताकि वह और उनकी बेटी पूरे घर पर राज करेंगी। बेटी की भी यही तमन्ना थी कि जब भी वह मायके आया जाया करे, उसकी दोनों भाभियां उसकी सेवा में हाजिर हो जाया करें और उससे कम पढ़ी लिखी हुई हो, ताकि वह बात बात पर उनके ऊपर हावी हो सके और उनका मजाक उड़ा सके। लेकिन विशाल इतने दिनों से यह सब कुछ देखकर अपनी माँ और बहन की मंशा को तो समझ ही चुका था और वह खुद भी कहीं ना कहीं बरखा का मजाक उड़ाने में शामिल रहता था। अपने भाई के दुख तकलीफ का उसे अंदाज़ा था, इसीलिए उसने सोच लिया था कि मैं यह खेल अपने साथ तो होने नहीं दूंगा। भाई की शादी के वक्त इन सब का अंदाज़ा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और हम लोगों से कम हैसियत वाले घर से लड़की क्यों ला रही हैं, लेकिन अब समझ में आ चुका है तो मैं अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। और विशाल अपनी बातों पर अड़ा रहा। गीता देवी जो भी लड़की को विशाल के लिए पसंद करती, विशाल उसे कभी पढ़ाई की बात पर तो कभी उसके पारिवारिक रुतबे के बात को लेकर शादी से मना कर देता। विशाल का साफ कहना था कि मैं हैसियत ने अपने बराबर वाले परिवार में ही शादी करूंगा और क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं तो मुझे मेरे ही बराबर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। समझाया, डांटा, फटकारा भी, लेकिन विशाल अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था इस वक्त यदि वह अपनी माँ की बातों का विरोध करेगा तो जीवन भर सुखी रहेगा, लेकिन यदि चुपचाप माँ की बातों में आकर शादी कर लेगा तो उसका जीवन भी अपने भाई भाभी की तरह नर्क हो जाएगा और ऐसा वह होने नहीं देगा। इसीलिए विशाल अड़ गया था कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा जो उसे पसंद आएगी, ना कि माँ और बहन की पसंद से। गीता देवी को विशाल के आगे झुकना ही पड़ा और विशाल ने एक अच्छे खासे घर परिवार जो पैसों के मामले में विशाल के घर वालों के बराबर ही थे। विशाल ने बड़े घर की लड़की सौम्या से शादी के लिए हाँ की। सौम्या ने भी शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ाई की थी और MBA कर रखा था। शादी के बाद जब सौम्या विदा होकर आई तो सासू माँ और ननद ने थोड़ा बहुत अपना रंग दिखाया तो सौम्या ने काफ़ी अच्छे से उसका जवाब दिया, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, पैसे वाले घर की थी, अच्छा खासा दहेज भी लेकर आई थी, तो किसी के दबदबे को वह क्यों सहती। ऊपर से उसने भी MBA कर रखा था। उम्र में वह अपनी जेठानी से बड़ी थी। बरखा तो बहुत कम उम्र में इस घर की बहू बनकर आ गई थी, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी, तो वह बरखा से कहीं अधिक मैच्योर भी थी। तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और उसे समझ में आ गया सौम्या कहीं से भी बरखा के जैसी नहीं है। सौम्या ने कुछ दिनों में फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। उसने बोला कि मैं इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि मैं घर में बैठकर चूल्हा चौका करूं, या तो मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगी या फिर मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूँगी। आप लोगों को जो सही लगे, घर में मैं तो नहीं रह सकती। सौम्या के आगे सब मजबूर थे और सौम्या ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन बरखा की जैसी जिंदगी चल रही थी, आज भी वैसे ही जिंदगी चल रही थी। उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था, बस अब उसका मजाक उड़ाने वालों में सौम्या भी शामिल हो चुकी थी। दिनेश को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसकी बीवी घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं, जो सबका ख्याल रखे, सबके लिए एक पैर पर हाजिर हो और उसके बाद भी उसे कोई सम्मान ना मिले, क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी है और उसके मायके वालों की हैसियत उसके घर वालों के बराबर नहीं है और वह कोई दहेज लेकर नहीं आई है। लेकिन दिनेश की तो वह पत्नी थी। दिनेश तो चाहता था कि उसकी पत्नी को भी उसके घर में सौम्या के जितना सम्मान मिले, जो कि उसके घर वाले कभी भी नहीं देते थे। जबकि बरखा उस घर की बड़ी बहू थी। बरखा कभी कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही
ज़्यादा सीधी सादी थी, पर दिनेश को साफ साफ दिखता था कि बरखा को बहुत दुख होता है इन सारी हरकतों से। पर बरखा इतनी सीधी थी कि उसे पता था वह इन लोगों से लड़ नहीं पाएगी, इसीलिए चुप ही रहती थी। उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। दिनेश ने सोचा, अगर यही हाल रहा तो कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे भी अपनी माँ का कभी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर बरखा का कोई सम्मान नहीं था। उसका एक नौकर का दर्जा था, जबकि वह इस घर की बड़ी बहू थी। दिनेश को अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में हर किसी का एक रुतबा एक सम्मान था सिवाय बरखा के। और यह सब कुछ गीता देवी की चालाकियां का फल था, जिससे दिनेश और बरखा फंस चुके थे। लेकिन उनका छोटा बेटा विशाल बहुत चालाकी से इस मुसीबत से बच गया था, और अब वह और उसकी बीवी भी बरखा को अपना नौकर समझते थे। दिनेश ने अब एक निर्णय ले लिया था और उसने बरखा से बोला, बरखा, अब तुम्हें खुद के लिए सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। बरखा ने बोला, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और ना ही मेरे मम्मी पापा इस काबिल हैं कि मैं कुछ दिन मायके में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकूँ। लेकिन अब मुझे मेरे ससुराल से कोई मायके जाकर रहने नहीं देगा, उनके रुतबे पर असर पड़ेगा, और ससुराल में तो मैं पढ़ाई जारी रख नहीं सकती। मैं क्या करूँ? कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। और हाँ, अब ये है सब कुछ मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं आप लोगों की तरह इंग्लिश में नहीं बोल सकती। यही सब वजह है कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। दिनेश बोला, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं बोल सकती, यह कोई मजाक उड़ाने का विषय नहीं है। हम भारत में रहते हैं, तुम हिंदी तो बोल सकती हो ना, लेकिन हाँ, तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। तो मैं क्या करूं? दिनेश बोला, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? कैसे? दिनेश बोला, तुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलो। दिनेश की बात सुनकर बरखा बोली, पर दिनेश, यह सब कुछ कैसे होगा? फिर दिनेश बोला, क्यों, तुम मेरी पत्नी हो, मैं करवाऊंगा सब। मैं इतने दिनों से इस घर के बिजनेस में शामिल हूँ, तो मैंने भी अच्छे खासे पैसे जोड़ रखे हैं, और ज़मीन जायदाद की तो कोई कमी है ही नहीं। कहीं पर भी तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो। मैंने एक अच्छा लोकेशन सोच भी लिया है। वहाँ हमारी एक काफ़ी बड़ी दुकान है जो काफ़ी टाइम से खाली पड़ी हुई है, उसे हम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करवाते हैं। भगवान की दया से पैसे की हमें कोई कमी नहीं है, बस अब हमें अपनी काबिलियत दिखानी है, और सारा कुछ बरखा की देखरेख में होगा। पहले तो इस बात के लिए मैं बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि बरखा यह सब कुछ करेगी तो घर कौन संभालेगा। तो दिनेश बोला, बरखा इस घर की नौकर नहीं है जो घर संभालने के लिए खुद को बर्बाद कर दे। जब आपकी छोटी बहू फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी बेटी अपना जॉब कर सकती है, तो बरखा को भी पूरा हक है। और क्योंकि वह इस घर की बड़ी बहू है, जब छोटे अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं, तो बड़ी बहू को भी पूरा हक है। यह तो हमारी गलती थी कि इतने दिनों से हमने इस बारे में सोचा नहीं, पर अब सोच लिया है, बस करना बाकी है, और हम करके ही रहेंगे। इस पर गीता देवी, सौम्या और राधा और विशाल ने अपनी गंदगी दिखानी शुरू कर दी और बोले, तेरी अनपढ़ जाहिल गवार बीवी इस लायक ही नहीं है कि वह फैमिली बिजनेस में शामिल हो सके, तो इसमें हमारी क्या गलती है? दिनेश बोला, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फैमिली बिजनेस में ही शामिल हो, अपना बिजनेस भी कोई बना सकता है, और मैं बरखा के साथ हर कदम पर खड़ा हूँ, और अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। बरखा, घर को संभालने के लिए आप कुछ और नौकर रख लीजिए। मेरी बीवी इस घर की नौकर नहीं, बल्कि घर की बड़ी बहू है। गीता ने कलह करना शुरू कर दिया, बन गया जोरू का गुलाम, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार दिनेश पूरे मूड में था और बोला,
क्यों आपका दामाद जोरू का गुलाम नहीं है? यह आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम नहीं है या पापा जोरू का गुलाम नहीं है? तो अगर मैं जोरू का गुलाम बन गया तो कौन सी आफत आ गई? गीता देवी बोली, वाह, अब तेरी इतनी जबान चलने लगी। इस बार बरखा ने जवाब देना सही समझा, क्योंकि दिनेश ने उसे पहले ही इस चीज़ के लिए बोला था कि अपने हक के लिए बोलना सीखो, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी। बरखा बोली, क्यों आपके छोटे बेटे और बेटी की इतनी जुबान चलती है आपके आगे? तब फिर दिनेश तो आपके बड़े बेटे हैं, उनकी जुबान नहीं चलेगी? और मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, पिछले कई सालों से अपने छोटे की हेकड़ी देखती आ रही हूँ, पर अब और नहीं। गीता देवी, राधा, सौम्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भिखारी घर से आई हो ना तो ससुराल के पैसे पर उड़ना तो बनता ही है, कर लो अपने शौक पूरे। लेकिन तुम्हारे जैसी जाहिल गवार एक रेस्टोरेंट खोलकर उसे चला लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, यह पता है कि तुम्हारे ससुर जी के और ससुराल के कुछ पैसे ज़रूर डूब जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि उतना घाटा तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। बरखा बोली, मैं किसी के हक के पैसे नहीं ले रही हूँ, अपने पति की कमाई के पैसे ले रही हूँ। मेरे पति भी इसी बिजनेस में काम करते हैं, तो उनकी भी मेहनत है इन पैसों को बनाने में, जिस पर भी मेरा भी बराबर का हक है। अब सबको समझ में आ गया था कि बरखा और दिनेश दोनों के मुंह में अब जुबान आ चुकी है और दोनों अब इन लोगों की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करने वाले। कुछ दिनों के बाद बरखा ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें उस राज्य के सारे पारंपरिक पकवानों को प्रबंध था, जिसकी देखरेख बरखा स्वयं किया करती थी और मदद के लिए उसने कई स्टाफ रख रखे थे। दिनेश भी बीच बीच में आकर बरखा की मदद करता था। सबको पूरी उम्मीद थी कि बरखा यह सब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन बरखा ने दिन रात एक कर दिया और 1 साल के भीतर भीतर उसने अपने रेस्टोरेंट को शहर का जाना माना रेस्टोरेंट बना दिया और धीरे धीरे पूरे शहर में फेमस हो गया। बाहर से आने वाले लोग तो बरखा के रेस्टोरेंट में ही खाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ घर जैसा खाना मिलता था और हर प्रकार के पारंपरिक पकवान मिलते थे। बरखा की सफलता देखकर देवरानी सौम्या, ननद राधा और सास गीता जी के मुंह खुले रह गए। सौम्या तो ससुर जी के बिजनेस में ही इन्वॉल्व थी, लेकिन बरखा ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। राधा भी जॉब करती थी। राधा की 1 साल की कमाई के बराबर बरखा की 1 महीने की कमाई थी। अब बरखा राधा और सौम्या से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। बरखा के ससुर जी का कहना था, चलो हम शहर के जाने माने बिजनेसमैन में तो पहले से ही थे, अब अपनी बड़ी बहू की बदौलत रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी शामिल हो चुके हैं और शहर में हमारा नाम हो चुका है, और यह सब कुछ बरखा की मेहनत की वजह से हुआ है। सौम्या ने तो जमे जमाए बिजनेस में ही हाथ आजमाया, लेकिन बरखा ने एक नया बिजनेस खड़ा किया रेस्टोरेंट का, जो कि हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था और उसमें सफलता भी पाई। हम अपने इस बिजनेस को और शहरों में भी खोलेंगे। और बरखा भी इतने दिनों से काम करते करते काफ़ी तेज़ हो गई थी। अब वह पहले वाली बरखा नहीं रही थी और अब उसे कोई कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता था। और गीता देवी, राधा, विशाल और सौम्या को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि बरखा उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है और अब किसी को भी बरखा को ताना मारने की कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन यह सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ जब बरखा और दिनेश ने खुद के लिए कदम आगे बढ़ाया। नहीं तो अगर वह इस तरह से नहीं सोचते तो जिंदगी भर इस चक्कर में पिसते रहते जिसमें कि वह पिस रहे थे। अब बरखा और दिनेश ने अपना परिवार आगे बढ़ाने की भी सोच ली थी, क्योंकि अब दिनेश को बहुत अच्छे से पता था कि उसके बच्चे अपनी माँ की पूरी इज्जत करेंगे। और अब घर में भी बरखा को पूरी इज्जत मिलती थी, क्योंकि बरखा शहर की जानी मानी हस्ती थी। अपनी हिम्मत
और अपने पति के साथ के कारण। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।